नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले खूब सियासत हो रही है। हम आपको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार आए थे, उन्होंने बिहार वासियों को कई सौगात दी है। अब 6 लेन ब्रिज का भी शुभारंभ हो गया है, जो कि मोकामा ओटा में बना हुआ है। वो काफी बेहतरीन बनकर तैयार हुआ है और उसका शुभारंभ किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। हरा गमछा तो लहराते ही हैं आरजेडी वाले। आज दूसरा गमछा भी लहरा रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस 6 लेन पुल पर। और उन्होंने कहा है, पहले क्या था, पहले बिजली की स्थिति क्या थी? पहले तो पोल में बिजली की तारें तक नहीं थी। नीतीश कुमार ने बेहतरीन काम किया है। जहां तक बात एसआईआर की रही, वोट चोरी की बात पर महागठबंधन के तमाम जितने नेता हैं, वो सड़कों पर उतरे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। हमारे साथ आरजू खां जी हैं, बहुत स्वागत है आपका। आरजेडी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ सुमित शशांक जी हैं, बहुत स्वागत है आपका। आप दोनों ठीक हैं, स्वस्थ हैं दोनों? निश्चित रूप से अगर आपका स्नेह ऐसे ही बना रहे तो हम स्वस्थ ही रहें। चलिए, इस साल बिहार में चुनाव होने हैं। आरजू जी, शुरुआत आपसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी। कहा, नीतीश कुमार ने की जो बहाली की, युवाओं को नौकरी दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, बिजली की स्थिति में काफी सुधार की, तो ये एक बेहतरीन काम कर रहे हैं नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार की खूब सराहना की है। उन्हें साथ लेकर के ब्रिज का उद्घाटन किया है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छठा दौरा था बिहार में। जी। देखिए, होता क्या है ना कि जब किसी चीज़ को बलि देनी होती है तो उससे पहले बड़ी उसकी इज़्ज़त की जाती है। उसको नहलाया जाता है, धुलाया जाता है, फिर उसको बलि का बकरा बना दिया जाता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जिस तरीके का परिवेश है बिहार प्रदेश में, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी छगन भुजबल के साथ, अजीत पवार के साथ, एकनाथ शिंदे के साथ, उन लोगों को तो गलत कहती थी और जिनको चक्की पिसिंग कहती थी उसको डिप्टी सीएम बना दिया। तो अब मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे न कहीं हो जाए, इसलिए उनकी इतनी आवाभगत हो रही है। तो ये सब होना है, ये होना लाज़मी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है बिहार प्रदेश के परिवेश में कि अगर आप इतना करने वाले अगर हैं, तो 20 सालों से एनडीए समर्थित सरकार है बिहार प्रदेश में, डेटा बेस्ड बातें हो जाए। ये झूठ प्रोपेगेंडा क्या फैलाना है? डेटा बेस्ड बातें हो जाए कि आप लगातार आते हैं, हजारों करोड़ का पैकेज देते हैं बिहार को, लेकिन किसी सूचकांक में बिहार नंबर 1 क्यों नहीं हो पाता है? हर चीजों में फिसड्डी क्यों है? इस पे भी सब बातें होनी चाहिए। आप अगर हम सवाल करते हैं तो चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो, चाहे जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता हो, वो ग्रोथ रेट बताते हैं। लेकिन वो हमारे सवाल को कुतर्क कर जाते हैं और ये कहते हैं कि ग्रोथ रेट बढ़िया है लेकिन किसी चीजों में ये आगे नहीं है। पलायन 3 करोड़ के करीब है, जो कि अब एसआईआर के बाद तो वो लगभग डबल हो चुका है। और नीति आयोग की रिपोर्ट कहती थी स्पेशल स्टेटस स्पेशल पैकेज, उसका क्या हुआ? ये सारे सवाल सवाल हैं बिहार प्रदेश में। और इंटरमीडिएट की जो ग्रेजुएशन की बात है, जिसमें 12 से 13 लाख बच्चे बैठते हैं, एग्जाम देते हैं और वो 6 लाख ग्रेजुएशन के बाद 6 लाख से ज्यादा सीट नहीं है बिहार प्रदेश में, तो वो अपने शिक्षा के लिए पलायन करते हैं। तो इस पे भी बातें हो जानी चाहिए और बातें उस पे भी होनी चाहिए कि 85 लाख से ज्यादा लोग बिहार में जिनकी प्रति व्यक्ति आय 5,000 5,500 रुपए है महीने, वो बेचारा अपना कैसे सृजन करता है, अपना जीवन यापन कैसे करता है, ये भी बात हो जानी चाहिए। और बिहार में आप स्पेशल ट्रेनें चला रहे हैं, जिस तरीके का अभी 4-5 दिनों में खबर आई है, तो आप तो खुद झूठ बोलते हैं। कहते हैं पलायन रुक गया और इतना बिहारी पलायन करता है कि आपको उनको अपना मतलब त्योहार, तीज पर्व मनाने के लिए आपको स्पेशल ट्रेन देनी पड़ती है। तो ये सारे सवालात हैं और ये भी सवाल है कि टेक्सटाइल पार्क आया था बिहार प्रदेश में, वो टेक्सटाइल पार्क क्यों नहीं लगे बिहार में, दूसरे स्टेट में क्यों चले गए? और वो भी बातें होगी कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब आए थे मोतिहारी में, उन्होंने 2015 में कहा था कि यहाँ के शुगर मिल में चालू करवा दूंगा और इससे बना हुआ चाय पीऊंगा। वो चाय अभी तक अधूरा है। 2025 में हम लोग डिबेट कर रहे हैं और वो भी नहीं, आप तो बातें वो भी होनी चाहिए था दिल्ली। वो नहीं, आरजू जी, लालटेन युग भी आप भूल गए जी। क्या? आज तो याद दिलाए थे नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी। देखिए, आपकी मंशा या भारतीय जनता पार्टी की मंशा अतीत में जाके परसेप्शन फैलाना है। आप अतीत में मेरी मंशा रहिए, नहीं हम है, मेरी वर्तमान की बात करेंगे। मंशा नहीं। नहीं, वो तो प्रधानमंत्री का है। नहीं आपने नहीं, आप ठीक है, आप ही के हवाले से मैं भी प्रधानमंत्री को यह मैसेज देना चाहता हूं कि 20 साल का बच्चा जानते हैं, 20 साल में जो बच्चा पैदा होता है ना, वो बालिग हो जाता है, वोट देने का अधिकार उसको हो जाता है और उसके बाद उसको वो रोजगार के लिए बात कर रहा है, पलायन पे बात कर रहा है। तो इस पे भी बात करनी चाहिए।
वो वर्तमातीत में रहे, हम वर्तमान में बात करेंगे और हम वर्तमान में भी पूछेंगे कि वो ये कौन सा राज है, गुंडा राज, जहां अच्छे अच्छे लोग जो है वो सेफ नहीं है। हफ्ते में 100 से ज्यादा आपराधिक घटनाएं, मर्डर हो जाती हैं। जिस खेमका जी के बच्चे की हत्या 2018 में होती है और ये लोग आके क्रोनोलॉजी बताते रहते हैं टीवी पे बैठ के, टीवी स्क्रीन के ऊपर, और उनके पिताजी को 2025 में फिर हत्या हो जाती है। ये कैसा है? यहाँ इंजीनियर्स, डॉक्टर, ये सारे जितने भी लोग हैं ना, उन सबकी हत्याएं हो रही हैं। आप क्या कर ठीक है, रहे हैं? ठीक पुलिस है, वालों को बेल्ट से, उन्हीं के बेल्ट से पेड़ों में बांध के मारा जाता है। शराब माफिया बस्तियां की बस्तियां उजाड़ देते हैं। शराब माफियाओं की जो जहरीली शराब है, बस्तियों की बस्तियों के लोग जो है अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। तो इस पे ठीक है, सवाल हम आते हैं, होना चाहिए। हम आते हैं, तुरंत आते हैं। आरजू खां जी ने जो कहा, सुमित जी आपने सुना ही है, आप भी थोड़ा धैर्य सुनिएगा। एसआईआर का मुद्दा भी गरमाया हुआ है, वोट चोरी की बात हो रही है, यात्रा भी कर रहे हैं राहुल गांधी तेजस्वी यादव। सुमित जी, कहीं ना कहीं लगता है आलोक जी, ये सब, हाँ, प्रधानमंत्री के आने से और उधर दूसरे विपक्षी खेमा ने माहौल बनाया हुआ है, तो फिर बात क्या बनी? आलोक जी देखिए, कुछ लोग बिहार में नकारात्मकता का भाव फैलाना चाहते हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। परसेप्शन की राजनीति और आरोप और अफवाह की राजनीति, र्यूमर और मिटिगेशन की राजनीति, ये विपक्ष लगातार करता आ रहा है। परंतु मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि वर्तमान में अभी चुनाव होने वाले हैं और चुनावी मुद्दा क्या होना चाहिए? लोगों के लिए विकास होना चाहिए। और कहीं ना कहीं विकास के मुद्दे पर जब तुलनात्मक रूप से अध्ययन होता है, बिहार की जो युवा पीढ़ी है, अगर तुलनात्मक रूप से पीछे जाकर के देखती है, तो ये कहते हैं कि आप पीछे जाकर के देखते हैं, अरे रिपोर्ट कार्ड ही ना देखा जाता है। मैं ये पूछता हूँ आलोक भाई, रिपोर्ट कार्ड जब चेक होगा आज से पहले का लालू जी के शासनकाल का और वर्तमान में एनडीए शासनकाल का, तो कहीं ना कहीं रिपोर्ट कार्ड के बीच में जब तुलनात्मक अध्ययन लोग करेंगे, युवा साथी करेंगे, बिहार के बच्चे करेंगे, तो निश्चित रूप से वो पाएंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में बिहार नई स्वर्णिम ऊंचाइयों पे आगे बढ़ा। गड्ढों में बिहार पड़ा हुआ था और उन गड्ढों को भरने का काम लालू जी ने नहीं किया। इस पर भी उनको जवाब देना चाहिए। लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना पूछूंगा, जब 24 घंटे बिजली देने की बात होती है, याद होगा आलोक भाई आपको, जब हम लोग बच्चे हुआ करते थे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो कार्यकाल रहा, जब वो लगातार घूम घूम के कहते थे कि 24 दिन में 1 घंटा भी बिजली नहीं आता था, अब 24 घंटा बिजली रहता है, गुणवत्तापूर्ण बिजली रहता है। गुणवत्तापूर्ण बिजली जो है ये लोग नहीं समझते, इनको बताऊंगा मैं, जिससे कि इंडस्ट्री चलाई जा सके। तो उसके लिए भी हमने लगातार काम किया, सिंचाई जो है वो हो सके, जो खेत हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में आने वाले जो खेत हैं, वहां भी पानी जो है वो पहुंच सके, इसके लिए लगातार लोगों ने काम किया। लालू राज वो राज था जब बिजली का तार लगाया जाता था ना, तो बिजली का तार भी चोरी हो जाता था, उसको भी किलो के भाव यही राजद के लोग जो है, जो कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे, वो लोग बेच देते थे। तो कहीं ना कहीं उस पर भी इन लोगों को जवाब देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन आप देखेंगे सीमांचल में होता है, मिथिलांचल में होता है, शाहाबाद में होता है, मगध में होता है, सारण में होता है। हजारों करोड़ों रुपए आवंटित किए जाते हैं, किसके लिए? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए, गुणवत्तापूर्ण बिजली के लिए। और ये बार बार कहते हैं ना, पलायन की बात कर लेते हैं। पलायन में मैं आपको बता देता हूं, 2 प्रकार से लोग बाहर जाते हैं। एक होता है स्वेच्छा से, एक होता है कि बच्चे का अपहरण हो जाएगा, नहीं तो आपको बाहर जाना पड़ेगा। ये काल सबने देखा है कि बच्चों का अपहरण हो जाता था अगर वो बाहर नहीं जाते थे। अगर आपने आज कोई भी हत्या हो ब्रांडेड रही टी है शर्ट सर, पहना पिता के है, सामने उसके बेटे को गोली मार दी जाती है। सर, पिता के सामने आलोक उसके भाई, बेटे को गोली मार दी जाती है। आलोक भाई, गोपाल अपराध अगर कभी भी होता है, जी आप प्रश्न कर लीजिए। आवाज बीच में हम दोनों बोल रहे हैं तो आवाज कट रही, तो आप प्रश्न कर लीजिए, मैं उसका जवाब दूं। की भी जो हत्या हुई थी, उनके बेटे की हत्या उनके सामने हुई थी, तो हत्याएं अभी भी हो ही रही हैं। देखिए आलोक भाई, अगर कभी भी कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर में कहीं भी कोई कमी होती है, या फिर सबने पुलिस अधिकारियों ने भी इस पर बयान दिया है, और किस तरीके से आपने देखा कि उसके बाद अपराधियों को का एनकाउंटर भी हो रहा है, अपराधियों को गोली भी मारी जा रही है। लेकिन जब अपराधियों को गोली मारी जाती है तो राजद के लोग ज्यादा हल्ला मचाते हैं। इस पर भी कहीं ना कहीं गैर संवेदनशील होने की आवश्यकता नहीं है इन लोगों को। मैं बार बार पूछता हूं ना कि जो लोग मर चुके हैं, उनके नाम पे वोट दिलवाने के लिए क्यों बेचैनी काट रहे हैं ये लोग? जिन लोगों का कहीं विस्थापन हो गया, जिनकी आर्थिक स्थिति कहीं अच्छी हो गई होगी, जो कहीं दूसरी जगह जॉब करने चले गए होंगे, उसके बाद वो आते हैं साल में एक बार या फिर 5 साल कहीं और रहते हैं, जिनके 2-3 और मकान है कहीं बाहर में,
तो वो वहां के वोटर बने हुए हैं, उनको भी जबरदस्ती लाके ये चाहते हैं कि या तो वो वोट करें, नहीं तो उनके नाम पर धांधली मचाने का काम ये लोग करें। तो ये कोई न्याय संगत तरीका तो नहीं है। राहुल गांधी जी भी इसी प्रकार की हरकतें कर रहे हैं और तेजस्वी यादव जी भी इस प्रकार से बड़बोलापन, बच्चों वाला रवैया अपनाते हैं। मुझे लगता है आरोप, अफवाह, परसेप्शन की राजनीति में नहीं फंसना चाहिए। मुझे लगता है कि बिहार के विकास पे चर्चा होनी चाहिए। आते हैं सर, बिहार के विकास पर चर्चा होनी चाहिए। आप क्या चाहते हैं आरजू खान जी, जो लोग मर चुके हैं, जिनका नाम वोटर लिस्ट से कट गया है, उनको उनको भी वोट दिलाना चाहते हैं आप लोग, जो इस बिहार प्रदेश को छोड़ चुके हैं? आवाज नहीं आलोक आ जी, रही ये आपकी सवाल आरजू जी। हमसे है। जी ये जी सवाल जी हमसे है बोलिए। आलोक जी। जी जी जी। हाँ, वो तो अब ये तो नया प्रचलन चल गया ना देश में, पूरे दुनिया के लिए एक उदाहरण बन गया, एक नजीर बन गया कि मृत लोग हमारे साथ चाय पीते हैं, खाना भी खाते हैं, हमारे साथ यात्रा भी करते हैं। और ये इलेक्शन कमीशन के मुंह के ऊपर जोरदार नाट्यदार ये तमाचा है, उससे ज्यादा क्या है। अब शशांक जी का क्या है, अब ये कंफर्म नहीं कर पाते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन के प्रवक्ता हैं या भारतीय जनता के पार्टी के प्रवक्ता हैं। इलेक्शन कमीशन में वोट चोरी कर रहा है, आप मानते हैं? इलेक्शन कमीशन वोट चोरी नहीं कर रहा है आलोक जी, वोट की डकैती कर रहा है। आप इस चीज को मानिए। अब बताइए ये फॉल्ट किसका है, ये जवाबदेही किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की थोड़ी है, ये इलेक्शन कमीशन की है। और इस इलेक्शन कमीशन को हाईजैक किसने किया है? भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो ये रिश्ता जो ठगों वाला है वो सब पूरे प्रदेश की जनता और देश की जनता जानती है। और वो जन सैलाब आपको देख रहा है, उमड़ा हुआ जो जन सैलाब है, जिसको विपक्ष कहते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन देश का या फिर इस प्रदेश का लीडर ऑफ अपोजिशन सड़कों पे है और उसके साथ जन सैलाब उमड़ा हुआ है सरकार के खिलाफ, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। सरकार के खिलाफ इसलिए उमड़ा हुआ है क्योंकि ये संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर कब्जा कर बैठे हैं। लेकिन आपकी सुप्रीम हमारी कोर्ट जो तो देश की जो समझ लोकतांत्रिक। सकता है। एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट ने भी आज कहा, उस पर स्टे लगाने की जब बात हुई तो ऐसा कुछ तो है नहीं, टाइमिंग पर जब सवाल खड़े हुए। हालांकि उन्होंने कहा कि जो 12 मान्यता प्राप्त दलें हैं, उन्होंने क्या क्या किया है, क्या पहल की है, जरा वो बताएं। हमारे दस्तावेज लिखित में जा चुके हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो जो चीजें आप इसको मैंडेटरी क्यों नहीं करते हैं। आधार कार्ड को कर लिया ना, सुप्रीम कोर्ट के कहने ही पे आधार कार्ड को किया ना। जो चीजें विपक्ष उठाती थी उसको इलेक्शन कमीशन के सामने जो है सुप्रीम कोर्ट में रखना पड़ा, और सुप्रीम कोर्ट ने जो चीजें हमारी थी उस चीजों को उसने कोट किया। तो यही तो हमारे इस लोकतंत्र में जीत है। अब उसके बाद भी इनका क्या रिश्ता है, अब हम क्या कह सकते हैं। अब बात होनी चाहिए, रोजगार पे बात होनी चाहिए। ये बताइए कि झूठ कौन बोल रहा है, बिहार सरकार की या भारत सरकार की वो रिपोर्ट झूठ बोल रही है, या शशांक जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता झूठ बोल रहे हैं? जब ई श्रम पोर्टल पे रजिस्टर्ड है 3 करोड़ बिहारी मजदूर, मैं फिर से आपको इंगित कर दूं, मजदूर जो 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए बिहार से पलायन करता है, जबकि अगर उसको ई श्रम पोर्टल हटा दिया जाए तो उसकी तादाद 5 करोड़ के करीब है। तो आपके शासन सत्ता में है, सवाल आपसे होगा, विपक्ष से सवाल नहीं होगा। आपके शासन सत्ता में 85 लाख ऐसे परिवार है जिनकी आमदनी महीने की 5,000 रुपए है, 5,500 रुपए है। तो सवाल ये आपसे है। शिक्षा में अगर 6 लाख से ज्यादा बच्चे अगर पलायन करते हैं ग्रेजुएशन के लिए दूसरे स्टेट में, तो ये सवाल सत्ता से है। और ये सवाल इसलिए सत्ता से है कि आप सत्ता में बैठे हैं। और बिहार की जनता देखिए गरीब जरूर हो सकती है, कुछ मतलब पेपर वर्क के ऊपर, लेकिन बड़ी संघर्षशील है, मेहनत कश मजदूर है। पूरे बिहार की अस्मिता और संस्कृति वो समझते हैं। जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार में आएगी, डायरेक्ट अगर सरकार में आएगी, तो ये हमारे प्रदेश को खराब कर देगी। इसीलिए वो क्या ठीक। करती है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी को बधुआ मजदूर बना दिया जनता दल यूनाइटेड का, और इनको बैसाखी पे रखती है। यही है, और हम चाहते हैं कि इस पे बात हो, पलायन पे बात ठीक है, हो, बेरोजगारी पे बात तो हो, मुद्दे। अरे जवाब देते हैं। नेशनल हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट आती है। अब ये बताइए हम आते महिलाओं की ये हैं बात करेंगे, नेशनल हेल्थ। सुमित जी, एक मिनट, आते हैं। छोटा सा लोग जी, जी हाँ जी। आलोक भाई, नेशनल हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट वो भी तो भारत सरकार की है ना। वो कहती है कि 63% से ज्यादा महिलाएं एनेमिक है। तो ये सवाल आपसे बनते हैं शशांक जी, हमसे नहीं बनते हैं। अगर बच्चा ठीक। अंडरवेट बिल्कुल मैं पैदा जवाब होता है दूंगा। बिहार में, कुपोषण का बिल्कुल अगर मैं शिकार सवाल भी बनता है, करूंगा, तो ये जवाब भी सरकार दूंगा। आपका जवाब है। और हमको पता है कि आप परसेप्शन फैलाना चाहते हैं। आप जो बच्चा जिसने 20 साल पहले देखा ही नहीं था, जिसका जन्म ही नहीं हुआ, आप उसको डराते हैं। आप क्या है, आप शोले के गब्बर बनना चाहते हैं, डराना चाहते हैं उनको।
तो बिहार की जनता डरने वाली नहीं है, मुकाबला करने वाली है। इसीलिए आपको विश्व की सबसे बड़ी पार्टी को बैसाखी पे रख चुकी है। सुमित जी, आप बैसाखी पर हैं, लेकिन ये बात तो सच्चाई है ना सुमित जी, आप बच्चों को, जो युवा वर्ग के लोग हैं, उन्हें डरा रहे हैं। उन्हें इंडस्ट्रीज देनी चाहिए थी बिहार में, आपने इंडस्ट्रीज अब तक नहीं दी हैं। कहते हैं देंगे देंगे, कब देंगे? और जहां तक बात पलायन आलोक की है, भाई पलायन आलोक हो रहा भाई आलोक भाई, ये बिहार के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, बिहार के युवा भी जानते हैं कि बिहार वो राज्य है जिसने पूरे 1 साल में सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी देने का काम किया। बिहार वो राज्य है जिसने 50 लाख लोगों को रोजगार देने की दिशा में जो राज्य आगे बढ़ रहा है। बिहार वो राज्य है जिस राज्य में 3 लाख मुस्लिम बुनकरों को सिल्क इंडस्ट्री से जोड़ने का काम हमने किया। और जब तुलनात्मक अध्ययन की बात होती है तो मैं सिर्फ एक सवाल आरजू भाई से पूछूंगा, जब इनकी बारी आएगी तो ये जवाब देंगे, नोट डाउन कर ले कि जब इनका शासन काल था और जब हमारा सेवा काल था, तो उसमें इनको बताना पड़ेगा कि कितने लोग जो सामान्य परिवार के लोग थे, जो गरीबी रेखा के ऊपर थे, वैसे लोगों को गरीबी रेखा के नीचे जाना पड़ गया लालू राज में, क्योंकि जमीनें लूट ली गई, घर लूट लिया गया, जबरन बाहर जाना पड़ा। और कितने लोग हमारे शासन काल में, हमारे सेवा काल में थे, जो सामान्य परिवार के लोग थे, जो गरीबी रेखा से नीचे, जिनको लालू प्रसाद यादव जी के शासन काल में छोड़ा गया था, उसको हमने गरीबी रेखा से ऊपर ले जाने का काम किया। एसआईआर के नहीं, मुद्दे पर भी अगर बात होती है आलोक जी, एक मिनट आलोक जी, आरोप लग रहा है, इसलिए आरोप लग रहा है कि गरीबों की वोट चोरी कर रहे हैं आप लोग, इलेक्शन कमीशन के वही साथ बता रहा हूँ मिलकर। आलोक जी मैं बताता हूँ। देखिए, संवैधानिक संस्थाओं पे हाथ में संविधान लेके घूमना और संवैधानिक संस्थाओं पे भरोसा करना, इसमें लगातार आप देखेंगे ना, इंडी अलायंस के लोग जो हैं वो हमेशा फिसड्डी साबित हुए। जब इतिहास के गर्भ में जाकर के आप देखिएगा तो 1996 की बात करूंगा और 2001 की बात करूंगा, चुनाव आयोग के आयुक्त कौन थे? मनोहर सिंह गिल। और ये मनोहर सिंह गिल जब सीईसी थे तो इनको राज्यसभा किसने भेजा? ये भी बताइए ना। कांग्रेस पार्टी ने भेजा था, जिसके साथ इनका गठबंधन। उसके बाद एक और सीईसी रहे, उनको भी, टीएन शेषन को भी किसने तैयारी करवाई थी और किसने लड़ाने का काम किया था चुनाव? लाल कृष्ण आडवाणी के खिलाफ। वो तो भला वो हम लोगों का कि बाद में हमने चीजों को सही तरीके से हैंडल किया। तो कहीं ना कहीं जब एसआईआर की बात होती है, प्रक्रिया की बात होती है, तो 12 मान्यता प्राप्त जो दल हैं, इन लोगों ने क्या किया जब सुप्रीम कोर्ट पूछता है तो इनके पास जवाब ही नहीं है। वो हल्ला मचाना और सामाजिक दायित्व तो निभाना, इन दोनों में बड़ा अंतर होता है। देखिए, एक दल है बिहार में जिसका नाम है राष्ट्रीय जनता दल, जो बार बार मुझे लगता है कि परसेप्शन की राजनीति करता है, आरोप अफवाह की राजनीति करता है। इनके सभी नेता बिखरे हुए हैं, कोई कहीं लूट मचा रहा है, कोई कहीं लूट मचा रहा है। और जब सब एक एक इकट्ठा होते हैं तो हुआ हुआ करना है, हल्ला करना है। एकजुट होकर यात्रा कर रहे हैं, नहीं यात्रा नहीं कर रहे हैं आलोक एकजुट। भाई, यात्रा नहीं हो रही है। आपने देखा होगा ना, कुछ दिन पहले इसी यात्रा में पप्पू यादव भी जा रहे थे। पप्पू यादव को क्या हसर किया गया? सिर्फ तेजस्वी यादव मंच पे जाके बैठेंगे, पप्पू यादव को धक्का दे दिया जाएगा। युवाओं की बात करेंगे, कन्हैया कुमार को धक्का दे दिया जाएगा। तो मुझे लगता ठीक है, है कि उस पर भी इनको जवाब देना चाहिए। एक और चीज मैं बताऊंगा। तुरंत रही तुरंत आ बात, रहे ये हैं, बार बार तुरंत कह आ रहे थे रहे ना आलोक भाई, एक सेकंड, हैं। ये बात कर रहे थे स्वास्थ्य व्यवस्था की। इनका मुखिया जब स्वास्थ्य मंत्री रहा तो ये एक दिन नहीं जाना था, उस समय बच्चों को नहीं देखना था, उस समय बच्चों की याद नहीं आई। मैं पूछना चाहता हूँ, माल न्यूट्रिशन से कितने बच्चे इनके शासनकाल में, जब इनके नेता जो है वो स्वास्थ्य मंत्री थे, कितने बच्चे मर गए बताएंगे? इंसेफ्लाइटिस से कितने बच्चे मर गए बताएंगे? कितनी महिलाएं जो हैं वो कुपोषण की दर से बाहर निकल गई है बताएंगे? नहीं बताएंगे। जब बेटी का जन्म होता है ना तो पैसा देने का काम हम करते हैं। जब वही आरजू जी, बेटी स्कूल में जाती है ना तो साइकिल देने का काम हम करते हैं। वही बेटी ठीक है, जब इंटर पास करती है ना तो 25,000 रुपया 50,000 रुपया हम देते हैं, ठीक है, 35% आरक्षण भी हम देते हैं। लेकिन आरोप तुरंत आ कौन रहा लगाता है, है। परसेप्शन कौन फैलाता है, तार काट के कौन बेच देता था? यही राष्ट्रीय आरजू जनता जी, दल के लोग ना। ठीक है आरजू जी, जल्दी डिबेट मुझे खत्म करना है, जल्दी। जी देखिए, परसेप्शन कौन फैला रहा है बैठ के आपके स्क्रीन के ऊपर, ये समझ में आ रहा है सबको। इन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने अपने कार्यकाल में क्या किया। इनको पता नहीं है, ये अतीत की बात करते हैं लेकिन हमारा अतीत भूल जाते हैं। जो जो इनको क्योंकि बताना नहीं है, 300 मेडिसिन से 500 प्लस किसने किया? लीडर ऑफ अपोजिशन जो स्वास्थ्य मंत्री थे तेजस्वी प्रसाद यादव ने किया। जिले जिले में रेफरल अस्पताल और ब्राको में किसने बनाया?
17 महीने की सरकार में आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार के सरकार के साथ मिलकर बनाया, और इनको पता नहीं है 5 लाख नियुक्ति पत्र आपके रहते हुए नहीं बटे, महागठबंधन की सरकार में तेजस्वी प्रसाद यादव के रहते बटे। और एक अभी तो देखा ना आपने, ये अतीत की बात करेंगे, मैं फिर वर्तमान पे आ जाऊंगा इनको लेके। अभी अशोक चौधरी में और विजय सिन्हा में सिर्फ मार नहीं हुआ, हत्तापाई की नौबत आ गई थी। किस चीज को लेके, कौन आयोग के बंटवारा को लेके, कौन से पैसे को लेके, ये अभी तो हम लोग 20 दिन पहले देखे हैं, 20-25 दिन पहले ना। तो हम सच बताएंगे, परसेप्शन नहीं फैलाएंगे। ये लोग लूट कर रहे थे, विजय सिन्हा जो डिप्टी सीएम है बिहार के, और अशोक चौधरी। सिर्फ मारपीट नहीं, और वो भी आप गवाह हैं, आप आई विटनेस हैं। आप जैसे पत्रकार जो बिहार प्रदेश के थे, उन सबके सामने ये चीजें हुई हैं। तो ये लूटकांड करते हैं, लेकिन दोषारोपण किस पे करते हैं? वो भी दिन दूर नहीं है, मैं नहीं भविष्यवाणी की थी। शशांक जी थोड़ा सुन लीजिए ना। शशांक जी, मैंने आपको सुना ना, सुन लीजिए। हम समझते हैं जल्दी आप मुझे परेशान हैं, बौखलाए हुए हैं। देखिए होता क्या है कि सरकार इनकी जवाब किससे चाहते हैं? विपक्ष से चाहते हैं। तो आप ऐसे ही परसेप्शन फैलाइए, ये आपको मुबारक हो, लेकिन मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं मिला। कुपोषण के शिकार आपके पुत्र में बच्चे हो रहे हैं, जवाब विपक्ष देगा। हमने 500 मेडिसिन से प्लस किए, लेकिन उसके बाद भी जवाबदेही किसकी? विपक्ष की। आप पीएमसीएच हॉस्पिटल को बाहर से खूब बेहतर बनाते हैं, और अंदर में बेड के लिए रोज मार होता है, कालाबाजारी होती है। कालाबाजारी कौन करता है? प्रदेश के जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, मंगल पांडे जी करते हैं, उनके चेले चपाटे करते हैं। लेकिन जवाबदेही किसकी होगी? विपक्ष की होगी। पैसे के लिए आप मारपीट करें, 71,000 का घोटाला आप करें, लेकिन जवाबदेही विपक्ष की होगी। 71,000 रुपए खत्म हो चुके हैं, 71,000 करोड़ रुपए खत्म हो चुके हैं, काम नहीं हुआ है। क्या कहते हैं ये कि रिपोर्ट डिले कर दिया गया है, रिपोर्ट डिले कर दिया गया है। अच्छा, इन्होंने कहा किसानों की बात, छोटा सा प्रतिक्रिया दे दूं आलोक भाई, छोटा सा प्रतिक्रिया दे दूं मैं, कही कोई आलोक भाई छोटा सा प्रतिक्रिया दे दूं। आलोक जी छोटा सा प्रतिक्रिया दे दूं। आलोक जी कोई ऐसा साल नहीं होता है जब आपके कैमरे में वो तस्वीरें कैद नहीं होती है कि किसान खाद लेने के लिए मारपीट करता है, और खाद अगर उसको मिल जाए तो उसको जबरदस्ती मैंडेटरी कर दिया गया है कि खाद के साथ उसको जिंक लेना पड़ेगा। ये कालाबाजारी कौन करता है? कौन करता है? थोड़ा बताइएगा साहब। और आप कहते हैं किसानों की बात, नल जल योजना के तहत किसने करोड़ों का कारोबार किया है कालाबाजारी का? इनकी सरकार ने किया है, लेकिन जवाबदेही विपक्ष से बात नहीं मानेंगे आलोक जी, परसेप्शन इसी को फैलाना बोलते हैं। देखिए आलोक जी, अभी ये मारपीट की बात कर रहे थे, मैं जो उस पार्टी के प्रवक्ता हैं ये, जिसको गैंग्स ऑफ राष्ट्रीय जनता दल कहा जाता है। मैंने ही आप ही के चैनल पे भविष्यवाणी की थी आज से 1 साल पहले कि लालू जी के भाई को कोई नहीं जानता, आने वाले समय में तेजस्वी यादव के भाई को कोई नहीं जानेगा। निकाल के फेंक दिया ना। किसने फेंका अपने भाई को? अपने भाई को, लालू जी के बड़ा बेटा को किसने फेंका पार्टी से निकाल के? तो उसका उस पर भी जवाब देना चाहिए ना। तेज प्रताप यादव को किसने फेंका भाई? अरे आनंदीबेन घर में लपटन जूता होते होते बच गया ना भाई साहब। अरे अपनी बारी में बोलिएगा ना, आप अपनी बारी में बोलिएगा ना, परेशान क्यों है भाई? अपनी बारी में बोल लीजिएगा भाई, अपनी बारी में बोल लीजिएगा, परेशान क्यों है? लालू जी के प्रवक्ता है ना। देखिए, चारा चोरी, अलकातरा चोरी, जमीन घोटाला, तार चोरी, बिजली चोरी, सब चीज के लिए